अस्सलामुअलैकुम। साइकोलॉजी क्लास में खुश आमदीद। मैं शाज़िया ग़ुलाम नबी आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OCD भी कहा जाता है। इस पे हम देखेंगे OCD की सिम्टम्स देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। अगर कोई इंसान चीज़ों को एक दो दफ़ा चेक करता है, जैसे कि चेक करता है गाड़ी को लॉक लगाया है या नहीं, दरवाज़ा बंद किया है या नहीं, चूल्हा बंद किया है या नहीं, तो इस तरह एक दो दफ़ा चेक करना चीज़ों को, ये एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल रूटीन की बात है। लेकिन जब किसी इंसान के माइंड में बार बार ख्याल आना शुरू हो जाए कि अभी भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और वो चीज़ों को 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा चेक करना शुरू हो जाए, उसके इस ख्याल को ऑब्सेशन कहते हैं। और उसके इस ख्याल की वजह से एंग्जाइटी पैदा होती है और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो बार बार बिहेवियर शो करता है, वो बार बार चेकिंग करता है चीज़ों को, और इस बिहेवियर को कंपल्शन कहा जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंग्जाइटी की एक टाइप है। ऑब्सेशन में क्या होता है, बार बार ख्यालात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं और जिससे एंग्जाइटी पैदा होती है, और उस ख्यालात को कम करने के लिए इंसान बिहेवियर्स करता है, बार बार रिपीट करता है अपने बिहेवियर को, उसको कंपल्शन कहा जाता है। और ये इंसान की डेली लाइफ को बहुत मुतासिर करती है। 3% लोग ऐसे होते हैं जो OCD का शिकार होते हैं। मर्द और औरतों की इक्वल तादाद होती है, इक्वल चांसेस होते हैं इससे मुतासिर होने के। ये ज़्यादातर बचपन और टीन एज में स्टार्ट होती है ये बीमारी और फिर आगे बढ़ती रहती है। बाज़ लोगों को सिर्फ ऑब्सेशन होते हैं और बाज़ लोगों को सिर्फ कंपल्शन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो दोनों का शिकार होते हैं। इसकी सिम्टम में आता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग के बारे में उनको कंपल्शन होती है। वो बार बार अपने हाथ को साफ़ करते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्सेशन हो रही होती है कि जर्म्स, उनके हाथों पे जर्म्स लग गए हैं। और दूसरी तरफ वो बार बार किसी चीज़ को चेक करते हैं क्योंकि उन्हें ऑब्सेशन हो रही होती है कि वो अनसेफ़ हैं, और इस तरह वो लॉक अनलॉक करते रहते हैं। और एक और सिम्टम है कि बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अरेंज करते हैं। उनके सामने कोई भी टेढ़ी मेढ़ी चीज़ हो वो फ़ौरन उसे सेट करते हैं क्योंकि उससे उन्हें एंग्जाइटी फ़ील हो रही होती है, और वो उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए बार बार चीज़ों को अरेंज करते हैं। DSM-5 ने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। अगर किसी इंसान में ये सिम्टम्स होती हैं तो हम उसकी सिम्टम्स को डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के साथ मैच करते हैं। जब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक किसी इंसान की सिम्टम मैच हो जाती हैं, तब हम उसको डायग्नोस करते हैं कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है। DSM का क्राइटेरिया देख लेते हैं। A है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन और कंपल्शन और बोथ। जो ऑब्सेशन है वो ये 2 पॉइंट्स जो हैं ऑब्सेशन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि इंसान के माइंड में बार बार ख्यालात आते हैं या ऐसे इमेज बनते हैं जो उसने पहले से एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, और ये ख्यालात उसमें एंग्जाइटी पैदा करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है वो इंडिविजुअल होता है, अपनी इस ख्यालात को, अपनी इस थॉट्स को इग्नोर या सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, और वो क्या करता है, वो अब कोई बिहेवियर शो करता है, वो कंपल्सिव बिहेवियर की तरफ जाता है अपनी इस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। कंपल्सिव बिहेवियर जो है नीचे दिखाए गए हैं कि 1 और 2 जो हैं वो कंपल्सिव बिहेवियर को डिफ़ाइन करते हैं। नंबर 1 है कि बार बार बिहेवियर को रिपीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड वॉश करना, चीज़ों को ऑर्डर करना, चेक करना, या मेंटल एक्ट्स हो सकते हैं कि बार बार दुआ करना, नमाज़ें पढ़ना, या किसी चीज़ को बार बार काउंट करना, किसी वर्ड को बार बार रिपीट करते रहना। और ये बिहेवियर किस वजह से होते हैं, क्योंकि इंसान के माइंड में ऑब्सेशन आ रहे होते हैं, बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, उनके रिएक्शन में ये कंपल्सिव बिहेवियर हो रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि अपनी एंग्जाइटी को दूर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के माइंड में ये ख्याल आता है कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है जो मुझे मार देगा, तो वो बार बार उठकर दरवाज़ा चेक करता है, कुंडी लगाता है, फिर दरवाज़ा खोलकर चेक करता है, कुंडी लगाता है, और ये बार बार रिपीट करता है। उसके माइंड में जो ख्याल आ रहा है वो ऑब्सेशन है, और जो वो बार बार बिहेवियर रिपीट कर रहा है वो कंपल्शन है। B है कि जो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी 1 घंटा 2 घंटे ये इसी चीज़ पर रिपीट करते रहना अपने बिहेवियर को। जैसे अगर हैंड वॉश करना है तो 1 घंटा हैंड वॉश करते रहना, बार बार उसके माइंड में ख्याल आए कि मेरे हैंड गंदे हैं, जर्म्स लग गए हैं, और फिर से हैंड वॉश करना, और 1 घंटा इसको करते जाना, और इसकी वजह से इंसान की डेली लाइफ मुतासिर होती है। C है कि ये जो ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बिहेवियर शो हो रहा है ये किसी मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए।
चाहिए। यानी कोई ऐसा नहीं है कि उस दौरान कोई इंसान मेडिसिन ले रहा है और उसके इफ़ेक्ट में ये बिहेवियर कर रहा है, तो इस तरह हम उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं कंसीडर करेंगे। डी है कि ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की ये सिम्टम्स हैं, इनको कोई और डिसऑर्डर बेहतर तौर पर एक्सप्लेन ना कर सकता हो, यानी कि किसी और डिसऑर्डर के साथ ये मिक्सअप ना हो रही हों। जैसा कि ये नीचे डिसऑर्डर दिए गए, एक्सेसिव वरीज इन जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर, प्रीऑक्यूपेशन विद एन अपीयरेंस एंड बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इस तरह के जो नीचे सारे डिसऑर्डर दिए गए, इन डिसऑर्डर के साथ इनके सिम्टम्स मैच ना कर रही हों। आगे इसके कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं। ये स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया किस तरह से रीड करते हैं, इस पर भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, अगर उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके 3 स्पेसिफायर्स हैं। वन है विद गुड और फेयर इनसाइड। इसमें क्या होता है, इंसान जो इंडिविजुअल्स होता है उसको थोड़ी बहुत पहचान होती है इस चीज़ की कि ये जो मेरे ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हैं, ये जो मेरी थॉट्स हैं या मैं बिहेवियर रिपीट कर रहा हूँ, ये गलत हैं, इनके पीछे कोई हकीकत नहीं है। बास पेशेंट होते हैं उनको इसकी चीज़ की अवेयरनेस होती है, तो हम उनके डायग्नोज के साथ ये लगाते हैं कि वो विद गुड और फेयर इनसाइड के साथ हैं। विद पुअर इनसाइड का मतलब है कि बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत शक होता है कि मेरे जो बिहेवियर्स हैं या मेरी जो कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं या मेरी थॉट्स हैं वो कुछ गलत हैं या कुछ सही भी हो सकती हैं, तो हम उनके डायग्नोज के साथ ये लगाते हैं कि विद पुअर इनसाइड। और थर्ड है विद एब्सेंट इनसाइड डेल्यूजनल बिलीव्स, यानी बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल ये यकीन ही नहीं होता, वो कहते हैं कि हम जो बिहेवियर रिपीट करते हैं या हमारे माइंड में जो ख्याल आते हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उनके डायग्नोज के साथ हम ये लिखते हैं कि विद एब्सेंट इनसाइड। नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ देख लेती हैं। इसकी कॉजेज़ में आता है जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में ये होता है कि बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ में ये चीज़ रन कर रही होती है और जीन्स के थ्रू मुंतकिल हो जाती है। बाकी एनवायरमेंटल कॉजेज़ हर इंसान के इंडिविजुअल्स के डिफरेंट होते हैं। किसी भी वजह से, किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से किसी इंसान को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, और ये सेरोटोनिन की कमी की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। और नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में आता है साइकोथेरेपी प्लस मेडिकेशन। साइकोथेरेपी भी हम सीबीटी करते हैं और बिहेवियर थेरेपी करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसलिए करते हैं क्योंकि इंसान के माइंड में जो ख्यालात आ रहे होते हैं, बुरे ख्यालात, उनको चेंज करना होता है अच्छे ख्यालात में। और बिहेवियर थेरेपी में हम उसे करवाते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ से उसका एक्सपीरियंस करवाना, और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से उसे रोकना। इसमें हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ओसीडी का पेशेंट है जो कि उसके माइंड में ख्यालात आते हैं कि मेरे हैंड में जर्म्स लग रहे हैं और बार बार अपनी हैंड को वॉश करता है, तो हम उसको एक्सपीरियंस करवाते हैं। उसको कहते हैं कि अपना हाथ जो है किसी इस चीज़ के साथ टच करें। जब वो टच करता है उसके बाद उसके माइंड में अब ख्याल आता है कि ये जर्म्स लग रहे हैं, अब ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो कंपल्शन की तरफ भागता है और अपने हैंड को वॉश करता है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको उसके हैंड वॉश नहीं करने देने। एक टाइम लिमिट रखना है, 5 मिनट 10 मिनट तक उसको बिठाए रखना है और उसको कहना है आपने हैंड वॉश नहीं करनी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। पहले 5 मिनट या 10 मिनट करना है, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर घंटा। इस तरह करने से उसकी जो एक बिहेवियर था, उसके माइंड में जो एक ख्याल आ रहा था, ऑब्सेशन था, उसके बाद जो वो बिहेवियर शो कर रहा था अपने हैंड वॉश करने का, उसका वो कम होगा और उसको ये समझ आएगी कि जो मेरे हैंड पर जर्म्स अगर लग रहे हैं तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। अगर मैं हैंड वॉश नहीं भी करता तो आई एम ओके। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो था जो मैंने यहाँ पेश किया। लेकिन ये जो थेरेपी होती है ये बहुत स्टेप में होती है और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस स्टेप वाइज अपने क्लिनिक में करवाते हैं। तो इस तरह ओसीडी का जो इलाज होता है वो मेडिकेशन के साथ और प्लस ये थेरेपीज़ के साथ होता है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेडिकेशन उसको दी जाती है क्योंकि सेरोटोनिन की कमी की वजह से ये डिसऑर्डर होता है, तो जो मेडिसिन होती हैं वो सेरोटोनिन के लेवल को नॉर्मल करती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको ओसीडी समझ आ गया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नई अपडेट यहाँ से मिलती रहे।